सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक के जेनेटिक्स के अपलोडेड वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को समझा दिया है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्रीवियस अपलोडेड जेनेटिक्स के लेक्चर में आपने देखा कि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किस तरह से परफॉर्म किया था। मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको समझाया था और आज के इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करके मेंडल ने ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड कौन कौन से कंक्लूजन निकाले। राइट है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है इसको डिफाइन कर दिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में मेंडल को किस तरह के प्लांट मिले ये भी मैंने आपको बता दिया है। और F2 जनरेशन के अगर कंक्लूजन की बात करते हैं जो कि हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मालूम चलता है, तो हमने वहां पर जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, मिलने वाले जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, इन सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं कंक्लूजन, है ना, जो कि मेंडल ने निकाला है, फाइंड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इन्होंने जो है कौन कौन से कंक्लूजन निकाले हैं, इन्हीं को हमें आज यहां पर डिस्कस करना है। और इन्हीं कंक्लूजन से ही इनहेरिटेंस के कुछ लॉ के बारे में हमें मालूम चलेगा। तो उन लॉ के बारे में भी हमें यहां पर जानना है बेटा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखिए हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक है क्या। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। राइट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थ्री पोस्टुलेट बताए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है कि पोस्टुलेट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। एक और बार रिपीट कर देता हूं बेटा। देखिए, पोस्टुलेट क्या होता है कि सपोज कोई भी साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और एक्सपेरिमेंट करके जो कंक्लूजन निकला और उसके बेसिस पे अगर वो कोई स्टेटमेंट दे देता है तो वो उसका पोस्टुलेट कहलाएगा। लेकिन अगर उसी स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली अगर वेरीफाई कर लिया जाए तो उस वेरीफाइड जो स्टेटमेंट होगा, जिसे एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन मिल चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, तो अब उसे हम यहां पे लॉ बोलेंगे। राइट है, जनरल सी स्टेटमेंट अगर बोल दिया जाए कोई भी क्रॉस करके उसके कंक्लूजन के बेस पे, जनरल स्टेटमेंट को आप बोलेंगे पोस्टुलेट, और अगर उसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर दिया जाए तो उसे आप यहां पर लॉ बोलेंगे। राइट है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि मेंडल ने कितने पोस्टुलेट बताए हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 3 पोस्टुलेट बताए हैं, पोस्टुलेट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये तीनों पोस्टुलेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। राइट है, अच्छा देखिए यहां पर क्या है पॉइंट बेटा कि कंक्लूजन या फिर अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल को यहां पर मिला है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड 3 पोस्टुलेट। मैंने आपको बताया मेंडल ने इस बिहाफ पर 3 पोस्टुलेट यहां पर बताए हैं। इन तीनों पोस्टुलेट को हमें यहां पर देखना है और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं तीनों पोस्टुलेट जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होते हैं, इनसे इनहेरिटेंस के यहां पर 2 लॉ हमें यहां पर मालूम चलते हैं। मतलब इन्हीं तीनों पोस्टुलेट को 2 लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया है। राइट है, कैसे और ये पोस्टुलेट कौन से हैं, ये लॉ कौन से बताए गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, पोस्टुलेट फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो पोस्टुलेट फर्स्ट जो है बेटा, ये है यहां पर मैं आपको बता दूं, ये है बेटा यहां पर पोस्टुलेट ऑफ, आप बोलेंगे ये है यहां पर पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। राइट है, आपको ये ध्यान रखना है, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ये तो यहां पे पोस्टुलेट फर्स्ट है बेटा। अब देखिए पोस्टुलेट सेकेंड की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आप बोलेंगे पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, तो हो गया यहां पर फर्स्ट हो गया। सेकेंड की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, ये यहां पर सेकेंड पोस्टुलेट है। अगर हम थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये होता है बेटा यहां पर जो मेंडल ने दिया था, इसे कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। राइट है, अब देखिए पॉइंट है क्या,
मैं आपको बता दूं, पॉइंट यहां पर यह है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे इस तरह से यहां पर 3 पोस्टुलेट बताए गए हैं। अब इन्हीं तीनों पोस्टुलेट को देखो मैंने कौन कौन से बताए हैं। एक तो पेयर्ड फैक्टर का पोस्टुलेट बताया था मेंडल ने, एक यहां पर पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस बताया गया है, और एक यहां पर पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन बताया गया है। राइट है, इन्हीं तीनों पोस्टुलेट को, है ना, यहां पर आज के टाइम पर इन तीनों पोस्टुलेट के बेस पे, है ना, मेंडलिज्म के या फिर ये बोलें कि इनहेरिटेंस के 2 लॉ बनाए गए हैं। इन्हीं तीनों पोस्टुलेट को, है ना, 2 लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये दोनों लॉ कौन से हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले इन दोनों पोस्टुलेट नंबर 1 और पोस्टुलेट नंबर 2, इन दोनों के बिहाफ पर यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर बताया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट है। अच्छा ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना, इन दोनों पोस्टुलेट को कन्वर्ट करके लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया। ऐसे ध्यान रखिएगा आप, है ना। हमारे एनसीईआरटी में केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस दे रखा है, हमारे एनसीईआरटी में पोस्टुलेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको यह बता दूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही हमारे एनसीईआरटी में पोस्टुलेट फर्स्ट के पॉइंट भी दिए गए हैं, पोस्टुलेट सेकंड के पॉइंट भी दिए गए हैं। मैंने पहले यहां पर पोस्टुलेट बताए हैं और यह बताया है कि मेंडल के इन्हीं दोनों पोस्टुलेट को कन्वर्ट करके लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया गया है। राइट है, तो क्या मैं ये कह दूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कौन से क्रॉस का रिजल्ट है या किस क्रॉस पे बेस्ड होता है? तो आपका आंसर होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप जानते हैं इनहेरिटेंस के 3 लॉ हमें यहां पर पढ़ने होते हैं, उनमें से एक लॉ तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पोस्टुलेट जो थर्ड है, इससे बेटा यहां पर सेकेंड लॉ हमें मालूम चलता है और इसे यहां पर कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे इसे यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे बेटा। राइट है, तो देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सेकेंड लॉ है। मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर कौन सा लॉ है, यहां पर ये तो सेकेंड लॉ है बेटा, और जो फर्स्ट लॉ है वो तो है यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकेंड से निकाला गया है, और पोस्टुलेट थर्ड जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन से ही यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया गया है। मुझे उम्मीद है आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर पॉइंट हमने क्या देखा, इन्हीं तीनों पोस्टुलेट को, है ना, दीज 3 पोस्टुलेट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 2 लॉ ऑफ हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। राइट है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक लॉ और होता है, आप नाम जानते हैं, मैंने बेसिक क्लास में इसका नाम जिक्र कर भी रखा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर सकते, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर डिसाइड किया जाता है। तो क्या मैं इनहेरिटेंस के तीनों लॉ के बारे में यह पॉइंट आपको समझा दूं कि 2 लॉ जो है ना वो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाले गए हैं, या दोनों लॉ जो हैं स्टार्टिंग के डोमिनेंस और सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो मोनोहाइब्रिड पे नहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। राइट है, अच्छा अब देखिए हम एनसीईआरटी के इस इमेज को कट करके यहां पर समझेंगे कि एनसीईआरटी में इस बात को कैसे दिया गया है बेटा। राइट है, ये तो मेरा कंटेंट था। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेस्ड, है ना, बेस पर जो मेंडल ने क्या प्रपोज किया है, मेंडल ने क्या प्रपोज किया, 2 जनरल रूल दिया था, 2 जनरल रूल दिया। राइट है, अच्छा इसे ही जो ये 2 जनरल रूल दिए गए हैं, इसे ही आज के टाइम पर क्या बोला गया है, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया है। लेकिन कितने बताओ जरा, केवल 2। मतलब किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो रही है। राइट है, तो देखिए पहला लॉ मैंने बताया ना, फर्स्ट लॉ बेटा, फर्स्ट लॉ का नाम क्या है, क्या फर्स्ट लॉ का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो जरा, लॉ ऑफ डोमिनेंस दे रखा है। क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और सेकेंड लॉ जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बिहाफ पर मालूम चलता है, यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बेटा हमें यहां पर अब यह जानना है, अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इन दोनों लॉ को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एक्सेप्शन के साथ समझेंगे।
ठीक है। अच्छा देखिए एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात जब करूंगा मैं तो उसमें पोस्टुलेट फर्स्ट की बात भी करनी होगी कि आखिर ये पेयर्ड फैक्टर का पोस्टुलेट क्या होता है, और यहां पे पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात भी करनी होगी। इन दोनों में जो बताया गया है बेटा, इन दोनों में जो बताया गया है उन दोनों के पॉइंट को ही एनसीईआरटी ने एक साथ कंबाइन करके क्या बोल दिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो पहले यहां पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं। देखिए तो मैं यहां पर बोल दूं कि अब जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ये है यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये है यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। और आपको अभी मैंने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपको यहां पर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको दोनों पोस्टुलेट की बात करनी होगी, पोस्टुलेट फर्स्ट की बात करनी भी होगी और पोस्टुलेट सेकेंड की भी यहां पर बात करनी होगी। राइट है। अब जरा देखिए हम यहां पे पोस्टुलेट फर्स्ट को क्या बोला है हमने, क्या पोस्टुलेट फर्स्ट को पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर बोलते हैं। आखिर ये पेयर्ड फैक्टर बोलने का क्या रीजन है, अब हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो इस पोस्टुलेट में मेंडल ने क्या बोला है, मेंडल ने ये कहा, मैंने ये बात पहले भी बेसिक लेक्चर में आपको समझाया था कि मेंडल एक ही बात कहते थे कि जो भी कैरेक्टर होता है उसको कंट्रोल करता है फैक्टर। पहली बात मेंडल ने जीन वर्ड यूज में नहीं लिया, वो तो जॉनसन ने लिया था। राइट है, तो मेंडल ने हमेशा जीन को फैक्टर या एलिमेंट कहा, ये आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इनका ये कहना था, मेंडल का ये मानना था कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है वो डेवलप होता है या फिर कंट्रोल होता है किससे, तो ईच कैरेक्टर इज डेवलप्ड और कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। राइट है, तो देखिए मेंडल का क्या कहना था, मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल। देखिए पोस्टुलेट फर्स्ट में मेंडल ने क्या बोला है, पोस्टुलेट फर्स्ट में बोला है मेंडल ने क्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना, पोस्टुलेट फर्स्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि इनका कहना है कि ईच कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होता है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, हर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, तो आप कहेंगे ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। ये बोला गया है बेटा, हर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल कौन करता है, तो आप कहेंगे यूनिट फैक्टर करता है। मतलब जिसे आज के टाइम पर और कुछ नहीं, जीन हम बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट इन्होंने बोला, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। एक और स्टेटमेंट इन्होंने ही बोला है, इन्होंने इसी पोस्टुलेट फर्स्ट में क्या कहा, एक तो ये बोला कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है यूनिट फैक्टर के थ्रू, और इन्होंने ही यहां पर क्या बोला, इन्होंने कहा कि ये जो यूनिट फैक्टर होते हैं ना वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे, पेयर्ड फॉर्म में एक साथ मिलेंगे बेटा, पेयरिंग में पाए जाते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये जो यूनिट फैक्टर होते हैं, है ना, ये जो यहां पर यूनिट फैक्टर होते हैं बेटा, यूनिट फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, है ना, आर ऑलवेज, ये ऐसे लिखता हूं मैं प्रेजेंट प्लस एंटी, ध्यान रखा करें। तो यूनिट फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। तो जरा देखिए मैंने आपको क्या समझाया है, इस बात को आप जरा देखो। मैंने बोला कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है यूनिट फैक्टर के थ्रू, ऐसा यहां पर मेंडल का कहना था, और यूनिट फैक्टर जो हैं वो हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। जरा पोस्टुलेट फर्स्ट में कही गई इस बात को अगर हमें यहां पर समझना है एग्जाम्पल लेकर के, तो जरा देखो एनसीईआरटी में एज सच पॉइंट लिखा है बेटा, है ना। तो पोस्टुलेट फर्स्ट मतलब हम डोमिनेंस के लॉ के बारे में ही ये जान रहे हैं, डोमिनेंस के लॉ में ही आता है बेटा ये पॉइंट, है ना। देखो क्या है, इसको समझाने के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूं, मान लो यहां पर मैंने ये कोई प्लांट बताया है बेटा, ये कोई प्लांट है और मैंने कहा ये प्लांट जो है ना ये टॉल है, राइट है। अच्छा अब यहां पर एक और प्लांट बनाया और मैंने कहा ये जो प्लांट है यहां पर बेटा ये प्लांट ड्वार्फ है, तो ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट देखो जरा ड्वार्फ है। अगर मैं बोलूं ये टॉल और ड्वार्फ, एक्चुअल में ये टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर के ही तो वेरिएबल फॉर्म है, ये कैरेक्टर के ही तो वेरिएबल फॉर्म है, स्टेम हाइट के वेरिएबल फॉर्म है टॉल और ड्वार्फ, जिसे ट्रेट कहते हैं। अब जरा बताओ यहां पर इसके अंदर एक फैक्टर पाया जाता है, इस टॉल प्लांट में एक फैक्टर है, एक यूनिट फैक्टर है जिसे क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। तो बेटा ये जो कैपिटल टी इस प्लांट के पास पाया जा रहा है, इसीलिए तो ये कैसा है बोलो जरा, टॉल है। तो इस टॉल को कंट्रोल कौन करेगा, ये इसके अंदर पाया जाने वाला यूनिट फैक्टर कैपिटल टी। मैंने कहा अगर मान लो ये प्लांट जो है यहां पर ड्वार्फ है, तो इसका ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर का वेरिएबल फॉर्म है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो यहां पर ड्वार्फ है तो इसको कंट्रोल करेगा स्मॉल टी।
तो क्या ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट समझ में आया जो मेंडल ने पोस्टुलेट फर्स्ट में बोला है? मेंडल ने पोस्टुलेट फर्स्ट में ही एक और पॉइंट कह दिया कि जितने भी यूनिट फैक्टर होते हैं, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, वो हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है बेटा बेसिक में, मान लो ये टॉल है तो इस टॉल प्लांट का पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? तो हम कहते हैं कि या तो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। क्या यही दो पॉसिबल है कि नहीं बोलो? या तो इस टॉल प्लांट का पॉसिबल जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ड्वार्फ का क्या होगा, तो देखो ड्वार्फ का वेल अंडरस्टूड है, यहां पर स्मॉल टी होगा। अब पॉइंट यहां पर यह है कि देखो जरा, टॉल का ये दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है, ड्वार्फ का ये जीनोटाइप पॉसिबल है। और आप ये देख रहे हो इसमें पाए जाने वाले ये जो यूनिट फैक्टर है यहां पर कैपिटल टी, क्या हमेशा ये इस कैपिटल टी के साथ पाया जा रहा है? राइट है। देखो जरा, क्या ये कैपिटल टी यहां पे स्मॉल टी के साथ पाया जा रहा है? मतलब क्या ये यूनिट फैक्टर अकेले नहीं है, ये पेयर्ड हैं। राइट है। अच्छा देखो जरा, इसकी बात करते हैं तो क्या स्मॉल टी यूनिट फैक्टर जो है इस स्मॉल टी के साथ पेयरिंग में पाया जा रहा है? तो देखो फैक्टर हमेशा पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं और हर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कौन? यूनिट फैक्टर। बेटा ये बात यहां पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन रिजल्ट के बिहाफ पर जो पोस्टुलेट फर्स्ट दिया था और समझाया था उसमें यह बोला गया है। और पोस्टुलेट फर्स्ट मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहां पे पोस्टुलेट सेकेंड भी, तो पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ही तो क्या बोला गया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला गया है। अब जरा एक और पॉइंट समझो आप, यहां पर हम देखते हैं हम मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के कंक्लूजन को ही समझ रहे हैं। अब जरा देखो, यहां पर एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस में यह बात भी कही गई है। अब एनसीईआरटी में कही गई ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इसको मैं पोस्टुलेट सेकेंड बोल रहा हूं। राइट है। तो देखो जरा, हमने पोस्टुलेट फर्स्ट पढ़ लिया है ना, उसमें क्या बोला गया समझ लिया एग्जाम्पल से। अब हम पोस्टुलेट सेकेंड पढ़ रहे हैं। पोस्टुलेट सेकेंड में क्या बोला गया है, ये है क्या? तो मैंने बताया था पोस्टुलेट सेकेंड क्या होता है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। राइट है। अच्छा देखो, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया है, पहले जरा यहां पर ये कंसेप्ट जरा देखिए आप, तब जाकर के ये एनसीईआरटी के पॉइंट आपको समझ में आएंगे। देखो क्या पॉइंट है सुनना। अब देखो, मैंने कहा कि मेंडल ने हमेशा पेरेंटल जनरेशन में क्या लिया था, हमेशा प्योर होमोजाइगस प्लांट ही लिए थे। तो कैपिटल टी तो इसको क्या बोलेंगे? क्या यहां पर ये प्योर टॉल है? क्या ये प्योर टॉल है? राइट है। तो मैं लिख भी देता हूं, ये यहां पर बेटा प्योर टॉल है। राइट है। अच्छा, अगर हम यहां पे स्मॉल टी की बात करें तो ये क्या होगा बताओ जरा? क्या यहां पर ये प्योर ड्वार्फ है? क्लियर है बेटा। अच्छा, ये तो यहां पर कौन सी जनरेशन है बेटा? क्या हमने मोनोहाइब्रिड प्रीवियस क्लास में पढ़ा था? क्या यहां पर ये पेरेंटल जनरेशन है कि नहीं? राइट है, ये बेटा यहां पर पेरेंटल जनरेशन है। अच्छा, एक और बात जरा सुनो आप, देखो क्या इस पेरेंटल जनरेशन में ये जो कैपिटल टी है और ये जो स्मॉल टी है, पहले आप क्या करते हो बताओ? गैमेट बनाते हो। इससे गैमेट बनेगा, इससे हमने पहले प्रीवियस क्लास में क्या कहा था, ऐसा ही पढ़ा था। इससे हमने यहां पे कैपिटल टी गैमेट बनाया और इससे गैमेट जो बनेगा वो कैसा होगा बोलो जरा? स्मॉल टी। ये दोनों गैमेट जो हैं, इन दोनों गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, और फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसे आपने क्या बोला हुआ है? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे के सारे जो यहां पर मेंडल को प्लांट मिले थे, ऑल प्लांट कैसे मिले? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। क्या यहां पर इस तरह से टॉल मिला? क्या हमने यहां पर ये कह दिया इसको कि भाई ये तो यहां पर इम्प्योर टॉल कंडीशन है, हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन है? बात सही है। जरा अब यहां पर समझना आप, देखिए पॉइंट यहां पर है क्या, इस बात को जरा यहां पे ध्यान से समझें आप। देखो मेंडल ने क्या बोला है, पोस्टुलेट सेकेंड में क्या बोला है? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो F1 जनरेशन है इसमें मिला हुआ ये जो टॉल प्लांट है, क्या ये इम्प्योर टॉल है? और इम्प्योर टॉल का मतलब बेटा होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? जरा देखो, क्या ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है? तो इसमें जो पाए जाने वाले एलिल हैं, जो फैक्टर हैं बेटा, ये सिमिलर है या डिसिमिलर है? डिसिमिलर है। एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अच्छा, इसमें बताओ जरा, ये तो सिमिलर है। इसमें बताओ जरा, स्मॉल टी सिमिलर है। तो पॉइंट क्या बोला गया जरा देखो, पॉइंट ये बोला गया है कि इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, अगर यूनिट फैक्टर जो है वो किस कंडीशन में है? डिसिमिलर है। मतलब हम यहां पर किस कंडीशन को ले रहे हैं बताओ जरा? यहां पर F1 जनरेशन को देखो आप, क्या यहां पर ये डिसिमिलर यूनिट फैक्टर है कि नहीं? एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है।
है ना, इम्प्योर हेटेरोजाइगस कंडीशन। अच्छा, डिसिमिलर का मतलब कौन सा कंडीशन बताओ जरा, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा कि नहीं बताओ जरा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं। अब अगर कोई यूनिट फैक्टर डिसिमिलर कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं तो देखो क्या बताया है इस पोस्टुलेट सेकंड में मेंडल ने कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक यूनिट फैक्टर जो है ना वो तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो यहां पर एक्सप्रेस करता है उसे मान लो कैपिटल टी, है ना। डिसिमिलर यूनिट फैक्टर या हेटेरोजाइगस यूनिट फैक्टर के कंडीशन में बेटा एक फैक्टर जो होता है ये तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। अच्छा देखो, जो फैक्टर अपने आप को, जो यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको तो बोला गया है यहां पर क्या, उसको बोला गया है डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। लिखा है ना, देखो वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ सो इट इज कॉल्ड डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप डोमिनेंट यूनिट फैक्टर बोलेंगे। लेकिन देखो जरा, अगर हम इस यूनिट फैक्टर की बात करें, स्मॉल टी की बात करें, तो क्या ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहां पर एक्सप्रेस नहीं करेगा। और अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूं कि जो यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे उसे हम रेसेसिव यूनिट फैक्टर बोलेंगे बेटा। तो देखो पॉइंट क्या बोला गया है, यही यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, जिसमें यहां पे पोस्टुलेट सेकंड भी आता है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड मैंने आपको बताया। वो फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट में कही गई बात दोनों को मिला करके ही यहां पर क्या बताया गया है और क्या बनाया गया है, क्या हम सबको बताया गया है कि ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो एक बार और समझो बेटा कि अगर यूनिट फैक्टर जो है वो डिसिमिलर हो, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, तो इनमें से एक फैक्टर तो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस। जो एक्सप्रेस करेगा उसे आप क्या बोल देंगे, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा मतलब स्मॉल टी, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इसको आप क्या बोल देंगे, रेसेसिव यूनिट फैक्टर। बेटा ये बात यहां पर कही गई है पोस्टुलेट सेकंड में, जिसे पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्टुलेट फर्स्ट है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और ये जो पोस्टुलेट सेकंड है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, इन दोनों को मिला करके ही, इन दोनों को मिला करके ही हमने यहां पर क्या बोला है, देखो जरा, क्या हमने यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला हुआ है कि नहीं, राइट है। तो जब भी बात लॉ ऑफ डोमिनेंस की करूं तो आप यहां पर इन दोनों पोस्टुलेट को ऐड करके पॉइंट बताएंगे, क्लियर है। अच्छा, अब जरा हम इस बात को देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने समझ लिया, दोनों पोस्टुलेट को समझ लिया, लेकिन अब बात आती है क्या यहां पर ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया गया है या फिर ये जो दोनों पोस्टुलेट को कन्वर्ट करके लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया है ना, ये लॉ क्या यूनिवर्सली एप्लीकेबल या फिर अप्लाइड लॉ है, क्या ये हर जगह हर कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, नहीं। यहां पर कुछ एक्सेप्शन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, दो एक्सेप्शन या फिर दो टॉपिक ऐसे दिए हुए हैं जिसे आप लॉ ऑफ डोमिनेंस का, है ना, एक एक्सेप्शन मान सकते हैं जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल या अप्लाइड लॉ है, बिल्कुल भी नहीं। दो कंडीशन में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होता। जरा देखो ये दोनों कंडीशन कौन से हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो जरा, एक तो बेटा यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहां पर हमें दो एक्सेप्शन ध्यान रखना है बेटा। एक एक्सेप्शन तो क्या होता है जरा सुनना, एक एक्सेप्शन तो होता है यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आगे जाकर के बहुत डिटेल में समझाऊंगा बेटा मैं। एक तो यहां पर एक्सेप्शन क्या है, आप बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बेटा, राइट है। और एक एक्सेप्शन यहां पर जो दूसरा एक्सेप्शन है बेटा, जो दूसरा एक्सेप्शन है वो क्या है, वो है बेटा यहां पर को डोमिनेंस। क्या है यहां पर, आप बोलेंगे यहां पर को डोमिनेंस है। तो एक तो यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एक है बेटा यहां पर को डोमिनेंस, और इन दोनों टॉपिक को ही हमें आगे जाकर के बहुत डिटेल में समझना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को भी समझना है और को डोमिनेंसी को भी समझना है। लेकिन ये वो दो कंडीशन है जिसमें मेंडल का ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे नहीं है, आगे डिटेल में हमें यहां पर जानना ही है, लेकिन फिर भी समझाता हूं। देखो जैसे इसको जब हम समझेंगे तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मिराज़लापा प्लांट, जैसे हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, उस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि मेंडल का ये जो लॉ है उस प्लांट में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। कैसे, जरा देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, मिराज़लापा जो है
है ना। इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, सपोज जैसे मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मान लो बेटा यहां पर, है ना, अगर मान लो बेटा यहां पर मैंने कहा कि एक कैपिटल आर रखने वाला यहां पे मिराबिलस ज़लापा का प्लांट है, राइट है। अच्छा, इसमें फ्लावर कलर की बात हो रही है बेटा, तो देखो यहां पे एक तो बोला मैंने कैपिटल आर और एक को मैंने बोला यहां पर स्मॉल आर। मान लो इसका कलर जो है ना, इसका कलर बेटा यहां पर रेड है और इसका कलर जो है यहां पर क्या है, बोलो जरा, व्हाइट है। ये पेरेंटल कंडीशन है, प्योर लिया गया है बेटा। जब यहां पे इससे गैमेट बनाओगे तो आर बनेगा, इससे बनाओगे तो स्मॉल आर बनेगा, और जब यहां पे इन दोनों के बीच में गैमेट बना करके जब आप क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन, तो कौन सा जनरेशन मिलेगा बेटा, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में बताओ क्या यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर देखने को मिलेगा। अब तक हमने यही तो समझा है, लेकिन अब यहां पर बात यह आती है कि मेंडल क्या कहता है। मेंडल का कहना था कि भाई आर मतलब कैपिटल आर डोमिनेंट है, मतलब रेड है ना, तो यहां पर कौन एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा। तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, क्योंकि देखो कैपिटल आर ही तो एक्सप्रेस करेगा। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि यहां पर जो F1 जनरेशन है वो भी अपने इस पेरेंट जैसे रेड आने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा देखा नहीं गया बेटा। यहां पर ये रेड नहीं आते हैं, ये रेड नहीं आते हैं, तो ये आते क्या हैं, इनको ये देखा गया बेटा ये एक्सेप्शन है, और ये यहां पर किस कलर में आते हैं, पिंक आते हैं। तो जरा देखो क्या यहां पर मेंडल का ये लॉ एप्लीकेबल हुआ, क्या मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, लेकिन यहां तो कुछ और ही आ गया है, पिंक आ गया है। अब ये पिंक क्यों आता है, तो देखो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट ये हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में, कि इस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील होता है वो रेसेसिव एलील पे कंप्लीटली डोमिनेंस शो नहीं करता, राइट है। और इसके बहुत सारे और भी वेरिएबल रीजन हैं। फिलहाल देखो जरा क्या यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होगा कि नहीं, बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आगे जाकर के इंडिविजुअल पॉइंट आपको बताऊंगा, एक लेक्चर में तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा जरा इसको भी समझते हैं, डिटेल में तो आगे ही देखेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे एक्सेप्शन में पॉइंट समझते हैं बेटा। को डोमिनेंस, को का मतलब है बेटा एक साथ साथ। जैसे मान लो पेरेंटल कंडीशन में मैंने यहां पर A1 और A2 लिया, राइट है, क्रॉस करवा रहा हूं बेटा, यहां पर क्रॉस करवा रहा हूं यहां पर B1 और B2 के साथ, राइट है, ये पेरेंटल जनरेशन लिया है बेटा। अच्छा तो देखो जरा यहां पर जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन जो मिला बेटा, वहां पर ये देखा गया कि यहां पर जो है ना, यहां पर ये देखा गया कि ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, राइट है, ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं। या फिर आप इसको यहां पर A1 A2 ना लेकर के हम इसको ऐसे समझते हैं बेटा, जैसे देखो यहां पर हमने लिया, यहां पर A1 ले लिया और यहां पर ले लिया हमने B1 ले लिया। तो यहां पर ये पाया गया कि यहां पर ये जो है ना F1 जनरेशन वो A1 और B1 टाइप का आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन देखो यहां पर A1 भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, B1 भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही एलील अपने आप को एक साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेंडल का क्या कहना था कि भाई एक टाइम पर तो केवल और केवल एक ही जो यूनिट फैक्टर होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, पर कोडोमिनेंस में क्या होगा कि देखो दोनों ही एक साथ साथ यहां पर, है ना, डोमिनेंस शो करते हैं, एक साथ साथ अपने आपको F1 जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब यहां पे को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन दोनों ही केस में मेंडल का ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो तो लागू होता ही नहीं है, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब क्या इसे एक्सेप्शन मान लिया जाए। हमारे एनसीईआरटी में देखो मैंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस को डायरेक्टली ही समझा दिया गया है, जिसे मैंने आपको पोस्टुलेट फर्स्ट और पोस्टुलेट सेकेंड ऐसे दो पॉइंट को ऐड करके समझाया था। क्लियर बात है। जरा देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या पॉइंट बताया गया है, जरा एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट को मैं आपको बता दूं बेटा। देखिए क्या पॉइंट है, देखिए हमारे एनसीईआरटी की इमेज कट करके मैंने आपको बता दिया। यहां पर बेटा, यहां पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। देखिए जो हमने पढ़ा है बेटा कि देखो ये स्टेटमेंट देखिए आप, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंट, हमने पहले भी देखा हुआ है। डिस्क्रीट यूनिट, सेपरेट यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कहते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट फैक्टर कह सकते हैं। बेटा क्या हमने ये पोस्टुलेट फर्स्ट में पढ़ा, जो कि क्या कहता है, पोस्टुलेट फर्स्ट ही तो कहता है कि भाई कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर, पढ़ा था। और ये जो फैक्टर होते हैं बेटा, यूनिट फैक्टर, ये हमेशा यूनिट फैक्टर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्ड फॉर्म में, पेयर्स फॉर्म में मिलते हैं। ये दोनों, क्या हमने ये दोनों स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया है, क्या बेटा हमने इसे
कहां पढ़ा है? क्या हमने इसे पोस्टुलेट फर्स्ट में पढ़ा कि नहीं? बोलो, बात सही है। अच्छा, एक और बात, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है लिखा है क्या? इन अ डिसिमिलर पेयर। डिसिमिलर पेयर मतलब जब यूनिट फैक्टर जो है ना हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी देखा था, तो उनमें से एक मेंबर तो अपने आप को क्या करेगा? बताओ जरा, एक मेंबर तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, तो उसे तो क्या बोलेंगे? बोलो, डोमिनेंट। जबकि दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बोलो, रेसेसिव कहलाएगा। तो क्या बेटा ये जो यहां पे स्टेटमेंट है, क्या बेटा ये हमने पोस्टुलेट सेकंड में पढ़ा, और पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके ही तो क्या बनाया गया है? यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया गया है। आई होप आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आ रहा है, लेकिन इसे नोट्स के साथ पढ़ना है आपको, ताकि मॉड्यूल और किसी भी पीवाईक्यू जो किसी भी सेशन में आ रखा हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए। राइट है? जरा देखो यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए यहां पर क्या पॉइंट है, जरा यहां पे ये तीन स्टेटमेंट को और चेक करते हैं। देखो क्या है, यहां पर लिखा है द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1। देखो क्या है बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल लेकर के जरा यहां देखो समझते हैं, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, जब यहां पे क्रॉस करके देखा मेंडल ने, क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये F1 जनरेशन है कि नहीं? तो F1 जनरेशन में कैसे मिले प्लांट? बोलो जरा, सभी टॉल मिले। तो देखो जरा, F1 जनरेशन में मिलने वाले जो प्लांट हैं, प्रोजेनी हैं, ऑफ स्प्रिंग है, इन दोनों पेरेंट में किसी एक पेरेंट मतलब इसके साथ ही तो सिमिलर है, ये टॉल है, ये तो क्या है? बोलो जरा, ड्वार्फ। तो ये F1 जनरेशन ड्वार्फ है या टॉल है? तो टॉल है। तो क्या F1 जनरेशन में जो हमें यहां पर प्रोजेनी देखने को मिल रहे हैं वो सभी यहां पे टॉल है? तो क्या इस बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूं कि इसने तो फिर इन दोनों पेरेंट में से किसी एक के साथ ही क्या शो किया है? सिमिलरिटी शो किया है। यही बात यहां पर एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है कि देखो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको यूज में लिया जाता है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि भाई जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन में आने वाले प्रोजेनी है ना, ये दोनों पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करते, ये तो केवल और केवल ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर के साथ ही सिमिलर होता है। करेक्ट बात है भाई इसके साथ यहां पर सिमिलर है, इसके साथ सिमिलर नहीं है। राइट है? अच्छा, एक और पॉइंट बेटा, एक और पॉइंट यहां पर बोला है कि देखो, लेकिन यहां पर F1 की बात की गई थी, लेकिन अगर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं तो हमने देखा था ना कल कि F2 जनरेशन में तो बेटा टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले, तो उनका रेशियो क्या था? 3:1। टॉल भी मिलता है, ड्वार्फ भी मिलता है, लेकिन F1 में तो केवल और केवल एक के साथ सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन F2 में तो देखो जरा, यहां पर F2 में तो क्या दोनों के साथ ही सिमिलर है कि नहीं? टॉल भी मिलता है, ड्वार्फ भी मिलता है, 3:1 हमने देखा हुआ है। तो F2 में दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, और F1 जनरेशन में सारे के सारे केवल टॉल मिलते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट है ना बेटा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूज में लेकर के और आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि F2 जनरेशन में आने वाला जो रेशियो होता है ना 3:1, क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है बेटा? ये 3:1 लाने में भी डोमिनेंस का रोल होता है। आगे जाकर के मैं अलग से नोट पॉइंट लेकर के आऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3:1 जो F2 जनरेशन में हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है, उसमें से बेटा ये जो 3 है ना, 3 वो कैसे थे बताओ जरा? टॉल। तो बेटा टॉल कब आ सकता है? जब लॉ ऑफ डोमिनेंस लगे। राइट है? लेकिन ये जो 1 होता है ना, 1 बेटा, ये 1 इसलिए आता है क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, जिससे गैमेट अलग हो जाते हैं, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब लगता है तो बेटा ड्वार्फ आता है। सेग्रीगेशन से ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगने से बेटा टॉल मिलता है। तो एक बात ध्यान रखना कि 3:1 आने के पीछे रीजन यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है। सेग्रीगेशन की वजह से बेटा 1 आएगा, डोमिनेंस की वजह से यहां पर 3 आएगा। तो आगे जाकर के नोट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, वापस से ये पॉइंट आएगा। फिलहाल देखो क्या 3:1 किस तरह से आता है ना? क्या इसको हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बिहाफ पर? बिल्कुल समझ सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो एनसीईआरटी के पॉइंट भी हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। जरा देखो, अब हम यहां पे पोस्टुलेट थर्ड की बात करेंगे। पोस्टुलेट थर्ड कहने का मतलब यह है बेटा कि पोस्टुलेट थर्ड ही तो आप मुझे बताएंगे, पोस्टुलेट थर्ड ही तो यहां पर हमारा कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है?
पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही बेटा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब सेग्रीगेशन के लॉ क्या है और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी क्यों कहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि गैमेट्स जो होते हैं ना वो हमेशा प्योर कंडीशन में बनते हैं। कैसे, जरा दो पॉइंट, पहले इन दो पॉइंट को जरा एनसीईआरटी में जो दिया है बेटा एज इट इज हम यहां पर पढ़ते हैं। देखो जरा एनसीईआरटी में दिए गए इन दोनों बात को एक बार हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। देखो जरा पोस्टुलेट थर्ड मतलब सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है पोस्टुलेट थर्ड में या फिर सेकेंड लॉ ऑफ यहां पर इनहेरिटेंस में क्या बताया गया है कि जो फैक्टर होते हैं ना बेटा, ये जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी क्या शो नहीं करते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। मतलब ये कभी भी क्या नहीं होंगे बेटा, ये मिक्स नहीं होंगे। फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ऐसा बताया गया है पोस्टुलेट थर्ड में, राइट है। अच्छा एक और पॉइंट बेटा, इन्होंने कहा कि जब यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक बात ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बन रहे होते हैं तो ये बताया गया है कि बोथ फैक्टर सेपरेट रेंडमली। तो जब गैमेट बनता है तो दोनों के दोनों फैक्टर जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। और एक्चुअल में ये देखा जाएगा कि बनने वाले जो एक गैमेट है ना बेटा, बनने वाले एक गैमेट में एक फैक्टर जाएगा, जबकि यहां पर इस पॉइंट को जरा ऐसे समझते हैं बेटा। देखो जरा इस पॉइंट को पहले समझते हैं। मैंने आपको गैमेट फॉर्मेशन बताया था, याद है। गैमेट फॉर्मेशन में यहां पर मैंने क्या कहा था, अगर मान लो पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप का जीनोटाइप है, और अगर यहां पर जब इससे यहां पर क्या बना रहे होंगे आप, जब इससे बेटा यहां पर गैमेट बना रहे होंगे तो गैमेट जो है यहां पर देखो दो बने, राइट है। अच्छा ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, लेकिन देखो इसके पास दो फैक्टर हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन जो गैमेट बनते हैं बेटा, ये यहां पर क्या बने हैं बताओ जरा, गैमेट बने हैं। लेकिन गैमेट के पास तो इन दोनों फैक्टर में से एक टाइम पर तो केवल एक जाएगा। इस गैमेट के पास ये कैपिटल टी आएगा और ये स्मॉल टी इसके पास जाएगा, राइट है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। अच्छा अगर मान लो एक ही गैमेट के पास दोनों ही फैक्टर चले गए, है ना, तो फिर तो वो क्या होगा कि ये जो गैमेट बनेंगे ना बेटा, ये नॉर्मल गैमेट नहीं, एबनॉर्मल गैमेट बनेंगे, जो किस तरह के सिंड्रोम का रीजन बनेगा आगे जाकर के, ठीक है ना। अच्छा जरा देखिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब गैमेट बन रहा होता है तो क्या एक गैमेट इन दोनों पेयर्ड फैक्टर में से केवल एक पेयर, इन दोनों पेयर्ड फैक्टर में से केवल एक फैक्टर को ही रिसीव करता है। एक गैमेट इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर को रिसीव करता है। जैसे इसने कैपिटल टी को रिसीव किया और इसने क्या किया बोलो जरा, स्मॉल टी को रिसीव किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह से हम ये कहेंगे कि गैमेट तो क्या माने जाएंगे बोलो जरा, गैमेट तो प्योर माने जाएंगे। अकेले हैं भाई, एक गैमेट में केवल एक फैक्टर आता है तो गैमेट को क्या बोलेंगे आप, प्योर बोलेंगे। करेक्ट बात है। अच्छा एक और बात, इन्होंने क्या कहा कि फैक्टर कभी भी क्या शो नहीं करते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते, आपस में मिक्स नहीं होते। ये तो पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था बेटा, है ना। जरा देखो यहां पर इस पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। भाई अनरिकॉग्निशन, मेंडल को पहचान क्यों नहीं मिली, उसके रीजन में हमने ये पॉइंट पढ़ा है। मेंडल ने ये बताया लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जरा देखो बेटा इन्होंने यहां पर क्या बताया है कि फैक्टर ब्लेंडिंग कैसे शो नहीं करते, है ना। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे पेयर्ड तो होते हैं, ये तो पहले से पता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स हो जाएंगे और कुछ तीसरा नया अलग बना लेंगे, टी डैश बना लिया। क्या दोनों आपस में मिक्स होकर के कुछ नया बना सकते हैं टी डैश जैसा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कभी ब्लेंड होते हैं क्या? नहीं, एक साथ साथ हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं, कभी मिक्स नहीं होंगे। मिक्स होकर के कुछ नया नहीं बनाएंगे, टी डैश करके कुछ नहीं बनता। तो क्या मैं ये बोल दूं पेयर्ड होते हैं लेकिन कभी भी मिक्स नहीं होते, मतलब ये क्या शो नहीं करते बेटा, ये कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। और क्या बताया कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर सेपरेट रेंडमली बाय दिस वन गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, है ना, ऑफ द टू फैक्टर। देखो जरा इन दोनों फैक्टर में से गैमेट एक टाइम पर केवल एक फैक्टर को रिसीव करेगा और इस बिहाफ पर आप ये बोलेंगे कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर इन नेचर। अगर यहां पे गैमेट्स प्योर नेचर के होते हैं तो क्या इसी को तो कहा जाएगा बेटा क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जिसे ही हमने क्या बोला है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेटा ये पोस्टुलेट यहां पर थर्ड की बात है जिसको सेकेंड लॉ में कन्वर्ट किया गया और बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा, राइट है। अच्छा एनसीईआरटी में जो बात कही गई है इसी बात को यहां पर एनसीईआरटी के इमेज के बिहाफ पर अगर हमें समझना हो, बताना हो तो कैसे बोलेंगे, जरा देखो बेटा
यही बात यहां पे एनसीईआरटी में कैसे बोला गया है, देखो जरा यहां लिखा है कि ये जो लॉ है ना बेटा, ये बेस्ड होता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये किस फैक्ट पे बेस्ड है, दैट द ऑल द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। देखो इन्होंने बोला है कि ये जो फैक्ट, ये जो एलिल्स होते हैं कभी भी क्या शो नहीं करते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। भाई हमने भी तो यही बोला है कि फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, ये दोनों एलिल क्या आपस में मिक्स होकर टी डैश बनाएगा क्या, कभी नहीं होगा ऐसा, है ना। हाँ पेयर्ड फॉर्म में मिल सकते हैं लेकिन कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमने यहां पर जान लिया बेटा, कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, सही बात है। अच्छा एक और पॉइंट जरा देखो, इस बात को और क्या बोला गया है, क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा देखो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि भाई जब क्या बन रहा हो बेटा, जब यहां पर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो देखो जरा गैमिट के फॉर्मेशन के टाइम पर लिखा है दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलिल ड्यूरिंग द गैमिट। देखो जरा पेरेंट है ना बेटा, ये तो क्या है बोलो जरा, क्या ये पेरेंट है, पेरेंट के पास दोनों एलिल है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन जब बेटा यहां पर गैमिट बनेगा तो क्या हम ये बोलेंगे कि गैमिट विल रिसीव ओनली वन out of two factor that are present in the parental genotype। पेरेंट में पाए जाने वाले दोनों फैक्टर में से गैमेट तो केवल एक रिसीव करेगा, बात सही है। तो एनसीईआरटी में ये बात यहां पर देखो जरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दिया है, एज इट इज एनसीईआरटी के इमेज को कट करके बताया है। ये पॉइंट अगर हम समझते तो आप सोचते कि एनसीईआरटी में है या नहीं है। मैं आपको एनसीईआरटी का कट देकर के ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि जो भी पॉइंट मैं आपको अब तक बताया हूं बेटा, वो सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को समझाने के लिए जरूरी है पहले सिंपल फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में इसको ढाला जाए। करेक्ट बात है। तो ऐसे क्या होगा कि नोट्स भी समझ में आ रहा है और एनसीईआरटी की दी गई लाइन भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं लेक्चर में, बात सही है। अच्छा एक और बात जरा देखो, एक और बात, अच्छा इन दोनों बात में देखो क्या बोला, इन दोनों पॉइंट में एनसीईआरटी ने क्या बोला है, देखो क्या बोला है, बोला है कि होमोजाइगस पेरेंट जो होते हैं प्रोड्यूस ऑल द गैमेट्स दैट आर सिमिलर, मतलब होमोजाइगस पेरेंट सिमिलर टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड हेट्रोजाइगस जो होते हैं बेटा वो ऑलवेज प्रोड्यूस करते हैं दो अलग अलग टाइप के, टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट। जरा समझो बेटा, अगर मान लो कोई पेरेंट जो है वो कैपिटल टी टाइप का है, तो बताओ अगर पेरेंट कैपिटल टी टाइप का है तो इसे आप क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, राइट है। तो क्या ये होमोजाइगस है, ये पेरेंट जो कि यहां पर बेटा होमोजाइगस है, जब आप इससे गैमेट बनाओगे तो गैमेट केवल और केवल एक ही बनेगा, कैसा, कैपिटल टी टाइप का बनेगा। तो क्या सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का गैमेट बना, लेकिन अगर ये सिमिलर टाइप का गैमेट तब बना जब पेरेंट कैसा था, होमोजाइगस। यही तो बोला है बेटा यहां पर कि जब होमोजाइगस पेरेंट होता है तो प्रोड्यूस होता है सारे के सारे गैमेट किस टाइप की बोलो जरा, सिमिलर टाइप के, ऑल द गैमेट्स दैट आर सिमिलर, है ना। लेकिन अगर मान लो ये पेरेंट यहां पर होमोजाइगस नहीं होता, अच्छा होमोजाइगस नहीं होता इसका मतलब इसे आप क्या मानोगे बताओ जरा। अब इसको ऐसा मान लो, हेट्रोजाइगस मान लो, मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया बेटा, जब इससे आप गैमेट बनाते हो, जब आप इससे गैमेट बनाओगे, अच्छा विजिबल हो जाए तो कुछ अलग अलग कलर यूज में लेते हैं, हमने कहा ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इससे गैमेट बनाओगे, इससे गैमेट बनेगा तो बेटा एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। लो देखो जो बनने वाले जो गैमेट है क्या दो अलग अलग टाइप के हैं, टू डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट बने हैं। तो इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट आप कहेंगे कि हेट्रोजाइगस पेरेंट जो होता है दो अलग अलग तरह के गैमेट बनाता है, वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे होमोजाइगस पेरेंट की बात करते हैं तो ये केवल एक ही टाइप का, सिमिलर टाइप का गैमेट बनाता है। आई होप आपको एनसीईआरटी में कही हुई ये सारी बात और ये नोट्स का पॉइंट जो भी समझाया है वो सब क्लियर हो गया होगा, ऑन द फिंगर टिप्स हो गया होगा, मुज़बानी याद हो गया होगा, राइट है। अच्छा जरा देखो, अब तक हमने पोस्टुलेट फर्स्ट सेकेंड को मिलाकर के लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया गया, ये समझ लिया, उसके एक्सेप्शन मैंने आपको समझा दिया, फिर यहां पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है क्लियरली। अब जरा देखो यहां पर अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ नहीं है, दो एक्सेप्शन देखा था। सिमिलरली अगर हमें ये पूछा जाए क्या भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या, तो आप कहेंगे नॉर्मल कंडीशन में तो है, लेकिन कुछ एक रेयर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। देखो क्या है पॉइंट, आप कहेंगे कि अंडर द नॉर्मल कंडीशन में ये जो सेग्रीगेशन का लॉ होता है बेटा, दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में
लेकिन कभी कभी यहां पर एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। ये कभी कभी देखने को मिलता है, नॉर्मली तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है, हर जगह लागू होगा। जो कभी कभी रेयर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है ना के बराबर, बेटा ये कौन से कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं, ये कहा जाता है इसको नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको? ये जो रेयर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है बेटा, इसको आप यहां पर बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। बेटा ये नॉन डिसजंक्शन यहां पर फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेयर एक्सेप्शन हुआ, लेकिन ये कभी कभी देखने को मिलेगा। जरा इस बात को जरा हम समझ लें क्या कि आखिर ये नॉन डिसजंक्शन क्या होगा। आने वाले टाइम में जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे ना मेरे से, तो वहां पर ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। जब जब नॉन डिसजंक्शन होता है, डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर यहां पे कॉज होगा बेटा, है ना। कैसे? जरा देखो, मान लो मैंने कहा ये कोई पेरेंटल सेल है बेटा, और इसके अंदर, इस सेल के अंदर मैंने कहा ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम पेयर्ड हैं, है ना। और इस क्रोमोसोम के ऊपर पता है क्या पाया जा रहा है? जरा देखो, मैंने कहा इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर मान लो बेटा कैपिटल टी है, यहां पे स्मॉल टी है। तो आप मुझे बताओ, जब यहां पर गैमीट बनाओगे तो ये गैमीट है, ये गैमीट है। अगर बेटा गैमीट बनेगा तो क्या इन दोनों क्रोमोसोम के पेयर में से एक गैमीट के पास केवल एक जाएगा जिस पे कैपिटल टी है, एक गैमीट के पास एक जाएगा जिसके ऊपर स्मॉल टी है। मतलब दोनों के दोनों गैमीट जो है वो सेपरेट हो गए, और एक गैमीट ने केवल एक ही क्रोमोसोम का पेयर या फिर फैक्टर या एलील को रिसीव किया है। बात सही है? तो बनने वाले इन दोनों गैमीट्स को आप इस कंडीशन में तो क्या बोलेंगे, बोलो जरा? क्या आप यहां पे इसको नॉर्मल गैमेट्स बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉर्मल गैमेट्स। तो बेटा ये यहां पर नॉर्मल गैमेट्स हैं। नॉर्मल गैमेट्स कब हैं? जब यहां पे एक गैमेट ने इन दोनों क्रोमोसोम के पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम को रिसीव किया, एक एलील को रिसीव किया, एक फैक्टर को रिसीव किया, राइट है। तो बेटा इस प्रोसेस को पता है क्या बोलेंगे? इसको तो कहा जाता है यहां पर डिसजंक्शन। क्या बोला जाता है? इसको तो कहा जाता है डिसजंक्शन, है ना, जब नॉर्मल गैमेट बनते हैं। लेकिन अब मैंने आपको समझाया कि अब मैंने कहा मान लो भाई ये कोई पेरेंटल सेल है, ये यहां पे क्रोमोसोम का पेयर है, और इसके ऊपर यहां पे कैपिटल टी और यहां पर बेटा स्मॉल टी है। जब आपने इससे गैमेट बनाया तो यहां पर दो गैमेट बने, एक ये गैमेट है, एक ये गैमेट है। लेकिन अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? मैंने कहा कि अब ये दोनों क्रोमोसोम का पेयर अलग अलग जाने चाहिए थे, लेकिन ये गैमेट ने क्या किया, इस गैमेट में ही यहां पर दोनों के दोनों पेयर आ गए। तो बनने वाली ये जो गैमेट हैं बेटा, ये नॉर्मल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। नॉर्मली तो ऐसा होता है, नॉर्मली कंसेप्ट चलता है डिसजंक्शन का। लेकिन जरा देखो, क्या यहां पर गैमेट सेपरेट हुए? नहीं, गैमेट तो एज सच ही यहां पे उठ करके यहां पर एक ही गैमेट में दोनों के दोनों फैक्टर, दोनों के दोनों एलील या फिर क्रोमोसोम का पेयर आ जा रहा है। मतलब कैपिटल टी भी आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। तो ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में बनने वाले जो गैमेट हैं वो नॉर्मल नहीं है बेटा। अब इस कंडीशन में बनने वाले गैमेट को क्या बोलेंगे आप? क्या आप इसको यहां पर एबनॉर्मल गैमेट बोलेंगे कि नहीं? क्या बोला? एबनॉर्मल गैमेट बोल दिया। बेटा ये जो एबनॉर्मल गैमेट हैं, ये जो बनने वाले एबनॉर्मल गैमेट हैं, इस एबनॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन बेटा यहां पे डिसजंक्शन से नहीं होगा। आप कहेंगे यहां पर जिस कंसेप्ट से एबनॉर्मल गैमेट बनते हैं उसे हम यहां पर नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन डिसजंक्शन बोलेंगे। और मैंने आपको बताया कि ये नॉन डिसजंक्शन ही तो बेटा यहां पर जिसकी वजह से एबनॉर्मल गैमेट बना है, ये यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेयर एक्सेप्शन है। ये कभी कभी देखने को मिलेगा। ऐसा जब भी होगा, डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में जेनेटिक डिसऑर्डर में मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर बात है? अच्छा ठीक है। तो भाई नॉर्मल कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में, ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है। रेयर एक्सेप्शन क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन। इसको हमने बोला बेटा। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का। हम यहां पर नोट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, नोट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको ये समझाया भी था, मैंने आपको ये पॉइंट अभी समझाया था, एनसीईआरटी में लिखा था ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बिहाफ पर आप F2 जनरेशन में मिलने वाले 3:1 को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। चलो एनसीईआरटी की इस बात को हम डिटेल में समझें, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए क्या है, इन F2 जनरेशन 3:1, है ना, ये जो रेशियो है ये ऑब्टेन होता है किसकी वजह से? तो पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं। इसका आंसर है बेटा 3:1 जो है ना, ऑब्टेन होता है दो लॉ की वजह से। ये ऑब्टेन होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस से भी, ये डोमिनेंस की वजह से भी ऑब्टेन होता है बेटा। ये ऑब्टेन होता है डोमिनेंस के साथ साथ आप कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से भी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से भी
3:1 में लो ऑफ सेग्रीगेशन, 3:1 लाने में लो ऑफ सेग्रीगेशन का भी कंट्रीब्यूशन है, लो ऑफ डोमिनेंस का भी कंट्रीब्यूशन है। कैसे समझेंगे, चलो यहां पर एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो मैंने कहा यहां पर कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी है और यहां है बेटा स्मॉल टी, पेरेंटल कंडीशन में होमोजाइगस प्योर प्लांट लिए हैं। अच्छा बताओ जरा, जब आपने यहां पर F1 बनाया तो F1 में क्या मिलेगा, क्या यही तो मिलेगा, यही तो हमने अब तक पढ़ा है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अच्छा देखो जरा, ये बात तो सही है, ये आपने ऐसे कर लिया, लेकिन जब आप यहां पर दो F1 के बीच में बेटा, जब यहां पर सेल्फिंग करवा रहे हो, जब दो F1 के बीच में सेल्फिंग करवा रहे हो, सेल्फिंग कर रहे हैं अपन, तो अगर यहां पर सेल्फिंग करवा दोगे बेटा तो एक्चुअल में क्या देखने को मिलेगा। तो जरा देखो, सेल्फिंग जब आप करवाते हैं मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में सेल्फिंग करवाते हो, सेल्फिंग से पहले आप गैमिड बनाते हैं। तो यहां पर कैपिटल टी फीमेल गैमिड के लिए, यहां पर स्मॉल टी, दो गैमिड बने। मेल गैमिड को यहां पे हॉरिजेंटली रखा जाता है, पनेट स्क्वायर हमने पढ़ा है, तो कैपिटल टी यहां पर और स्मॉल टी यहां पर। तो देखो जरा, आप जेनेटिक क्रॉस चेकर बोर्ड अपना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, क्या इससे पहले आपने यहां पर इन गैमिड को बनाते टाइम सेपरेट कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गए, मतलब आपने बेटा यहां पर क्या अपना लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपना लिया कि नहीं, बोलो क्या आपने यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपना लिया कि नहीं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपना लिया मतलब दोनों गैमिड क्या हो गए बेटा, अलग हो गए। जब दोनों गैमेट यहां पे अलग हो गए तो रिजल्टेंट आप फाइंड करोगे, तो बोलो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी आएगा। बोलो यहां पर ये टॉल है बेटा, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है, और ये क्या है बोलो जरा, ड्वार्फ है। बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा अब जरा आप मुझे ये बताइए कि यहां पर हमने कहा कि जब ये जेनेटिक क्रॉस करवा रहे हो तो पहले पहले तो आपने इन दोनों से गैमेट बनाया, और गैमेट बना रहे हैं तो सेग्रीगेशन लगा। बेटा अगर मान लो ये सेग्रीगेशन नहीं लगता, गैमेट अलग नहीं होते, या फिर ऐसे कहूं कि सेग्रीगेशन हमने लगाया, गैमेट को सेपरेट किया, जब गैमेट दोनों अलग हो गए तभी तो दोनों को अलग करने के बाद, दोनों के अलग होने के बाद ही तो हमें यहां पर इस F2 जनरेशन में स्मॉल टी मिला है। अगर ये दोनों गैमेट अलग नहीं होते तो क्या यहां पर F2 जनरेशन में स्मॉल टी मतलब क्या आपको ड्वार्फ मिलता है, क्या बताओ जरा, नहीं मिलता। अगर यहां पे ड्वार्फ नहीं मिलता, इसका मतलब जरा देखो, क्या मैं ये कह दूं कि ड्वार्फ आ इसलिए रहा है, ताकि इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे सेग्रीगेशन लगा करके आपने गैमेट को अलग कर लिया, तो क्या सेग्रीगेशन की वजह से ड्वार्फ आता है। लेकिन जरा देखो, ये भी टॉल मिला, ये भी टॉल मिला, ये भी टॉल मिला, ये जो तीन यहां पे टॉल मिले हैं प्रोजेनी प्लांट F2 जनरेशन में, बेटा इसके पीछे टॉल आने के पीछे क्या रीजन है बताओ जरा। क्या टॉल आने के पीछे यहां पर इसका रीजन मैं क्या बोलूंगा, इसका रीजन, टॉल आने के पीछे रीजन है यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा तो यहां पे टॉल प्लांट मिले, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा तो यहां पर प्लांट कौन सा मिला, ड्वार्फ मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि F2 जनरेशन में जो 3:1 आपने ऑब्टेन किया है, तो ये जो 3 मिला है यहां पर टॉल मिला है, ये जो 1 है यहां पर ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्या ड्वार्फ लाने में यहां पर सेग्रीगेशन का कंट्रीब्यूशन है, और टॉल लाने में क्या यहां पर डोमिनेंस का कंट्रीब्यूशन है। तो आप बोलेंगे 3:1 जो आ रहा है इसमें इसका रीजन एक्चुअल में डोमिनेंस भी है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहां पर क्या बोला है कि इन F2 जनरेशन ड्वार्फ प्लांट इज ऑब्टेन ड्यू टू, किसी F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट मिलता है बेटा, इसका रीजन क्या होता है। क्या इसका रीजन आप ये बोलेंगे कि ड्वार्फ क्यों मिला, क्योंकि आपने गैमेट जब बनाया तो सेपरेट कर दिया बिफोर जेनेटिक क्रॉस, बिफोर परफॉर्मिंग द जेनेटिक क्रॉस। तो यहां पर कह दूं कि F2 जनरेशन में मिलने वाला ये जो ड्वार्फ है ये एक्चुअल में किससे मिला है, तो आप कहेंगे बेटा ये मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट ड्यू टू द, है ना, सेग्रीगेशन से यहां पे ड्वार्फ मिलता है। और F2 में 3:1 का रीजन क्या होता है ना, यहां पर सेग्रीगेशन भी होता है, डोमिनेंस भी होता है। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा जरा देखो, हमारे नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ एक क्वेश्चन, हमारे नीट एग्जामिनेशन में बेटा ये मेडिकल एंट्रेंस में पूछा गया है, तो जरा समझ लेते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है ये। तो जरा देखो यहां पर एक प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, पूछा क्या है, जो अब तक हमने पढ़ा ना, इसको कैसे पूछ सकते हैं पोस्टुलेट वाइज, लो वाइज। देखो जरा क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस।
मतलब ये 4 स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट को देख करके हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसको आप ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बिहाफ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन चारों में से कौन सा ऐसा है? तो जरा देखिए यहां पर मैं आपको समझाऊं तो देखो यहां पर अगर हम सेकेंड की बात करें बेटा, है ना, फैक्टर अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, बेटा क्या ये पोस्टुलेट फर्स्ट की बात है? कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द यूनिट फैक्टर, हमने आज ही पढ़ा, क्या बेटा ये पोस्टुलेट फर्स्ट की बात है? आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर वन इज डोमिनेंट फैक्टर एंड वेयर एज अदर इज द रिसेसिव फैक्टर, बेटा ये यहां पर बताओ जरा पोस्टुलेट सेकेंड की बात है, राइट है? अच्छा ये तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात है बेटा, ये पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर की बात है, करेक्ट है बेटा? ये दोनों मिलकर के ही तो क्या कहलाते हैं? क्या दोनों मिलकर के ही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाते हैं, करेक्ट है? क्या कहलाते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए फिर तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, लेकिन जरा आप फर्स्ट को पढ़ो, क्या लिखा है? फैक्टर नेवर शो एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग। तो बेटा ये तो पोस्टुलेट थर्ड में बोला गया है, पोस्टुलेट थर्ड जिसे आप यहां पे सेकेंड लॉ बोल रहे हैं, जिसे आप यहां पर क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या मैं यहां पर ये बोल दूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पॉइंट है बेटा ये फर्स्ट, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पॉइंट है। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेस पे आप किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पे किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो भाई यही जा रहा है ना, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से थोड़ी, ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से निकाला गया है। पूछा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेस पे किस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? क्या इन तीनों को तो कर सकते हैं एक्सप्लेन, लेकिन किसको नहीं कर सकते बेटा? फर्स्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का नहीं, वो तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पॉइंट है, ठीक है? आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। देखिए मोनो हाइब्रिड में पहले तो मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट कैसे किया मेंडल ने, और मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया कि कंक्लूजन क्या निकाला था मेंडल ने ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जरा देखिए, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊं भी जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, देखो क्या लिखा है? क्वेश्चन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब अब हम यहां पर ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर बनाए जाते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का होगा, है ना, जिसमें हम यहां पर ये पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, राइट है? हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल दोज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।